हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि ये पूरा का पूरा चैप्टर ही हम पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है तो आप उसको बिल्कुल भी गलत ना करो, 100% करेक्ट करके उससे ज़रूर आप एक पॉजिटिव मार्क ले सको। ठीक है, सो बहुत अच्छे से समझेंगे ये चैप्टर। बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स के थ्रू हम ये पढ़ रहे हैं, तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट जो क्लासेस में फॉलो हो रहा है, जो नोट्स में आपको प्रोवाइड करा जा रहा है, उसको आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। जो सैम्पल एमसीक्यूज, जो आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, उस पर फोकस करना है। वैसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं हमेशा रिपीट करती हूँ कि आपके क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लो, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट वे में रिपीट हो जाएं, बट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो रिपीट होते हैं ऑल द टाइम। सो कॉन्सेप्ट्स को हमको इतना सॉलिड करना है ताकि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी नया क्वेश्चन आ जाए, आप उस क्वेश्चन को ज़रूर से पॉजिटिवली सॉल्व करो, ताकि आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा है एग्जाम में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। भाई, केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमें समझना है। ठीक है, अब केमिस्ट्री से डरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि किसी भी सब्जेक्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता जिसको आप समझ नहीं सकते, जिसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। क्यों है भाई केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट, है ना? इंपॉर्टेंस है कोई ना कोई, तभी तो हम पढ़ रहे हैं, तभी तो आप हम सब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लगे हुए हैं। टीचर्स लगे हुए हैं बच्चों को समझाने में, बच्चे लगे हुए हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, एंड वो कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल भी करोगे, है ना, अपने काम के पर्सपेक्टिव में। सो इम्पॉर्टेंस क्या है? ठीक है, सो केमिस्ट्री इंटरैक्ट्स विद वेरियस साइंटिफिक डिसिप्लिन्स। अब ये देखो, जो केमिस्ट्री है ना, बहुत सारे साइंटिफिक डिसिप्लिन से इंटरैक्ट करता है, कनेक्टेड है। ठीक है, नाउ इट इम्पैक्ट्स डाइवर्स एरिया सच एज वेदर पैटर्न, सच एज ब्रेन फंक्शन, कंप्यूटर ऑपरेशन। देखो, केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है ना, ये हर एक जगह पे आप देख सकते हो। आपका ब्रेन जो फंक्शन कर रहा है वो भी बायोकेमिकल्स के थ्रू फंक्शन कर रहा है। आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसमें भी क्या चल रही है? केमिस्ट्री चल रही है। इसलिए तो हम इसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, है ना, क्योंकि वो एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रही है। जब आप वेदर पैटर्न्स देखोगे उसमें भी केमिस्ट्री है, आप इन्वायरमेंट में देखोगे उसमें भी केमिस्ट्री है, आप सिंपल ग्लास ऑफ वाटर भी देखोगे तो उसमें भी एक केमिस्ट्री है। राइट, सो केमिस्ट्री इज समथिंग विच इज एवरीवेयर। जो भी आप साइंस पढ़ते हो, पता है साइंस की ब्यूटी ही यही है कि वो रियल वर्ल्ड में आप देख सकते हो। हालांकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं केमिस्ट्री के जो आपको अज्यूम करने पड़ते हैं, बिकॉज हम इतने कैपेबल नहीं है कि उनको देख सके। राइट, फिजिक्स के कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जो आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। बायोलॉजी, चाहे वो जूलॉजी हो या बॉटनी हो, आप उन्हें देखो, ऑब्जर्व कर सकते हो। हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं केमिस्ट्री के जो आपको अज्यूम करने पड़ते हैं, आपके अजम्पशंस में चलते हैं, बट साइंस की ब्यूटी यही है कि वो रियलिटी में है ना। आप जब देखोगे अपने आसपास बहुत कुछ चेंज हो रहा है, एंड एवरीथिंग इज समहाउ रिलेटेड विद साइंस, और केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है ना। इट प्लेज रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केमिकल इंडस्ट्रीज एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, एसिड्स, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप अपने ही घर में देख लो, इतनी सारी केमिकल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब एवरीथिंग इज केमिकल, है ना। इवन हम कोशिश करते हैं कि हम अवॉइड करें केमिकल्स को, जो चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं या जो चीज़ें हम अप्लाई करते हैं। आप एक सिंपल से मॉइस्चराइज़र को भी देखोगे तो उसमें यू विल हैव केमिकल्स। राइट, हम डेली यूज़ में बहुत सारे केमिकल्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं, भले ही वो हमारे लिए अच्छा हो या फिर बुरा हो, बट इम्पैक्ट देखो केमिस्ट्री का कितना ज़्यादा है। राइट, चाहे फर्टिलाइजर्स की बात कर लो, एसिड्स की बात कर लो, बेस की बात कर लो, डाइस की बात कर लो, पॉलीमर्स की बात कर लो, ड्रग्स की बात कर लो, मेडिसिन की बात कर लो, एवरीथिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो जुड़ी हुई है केमिस्ट्री से। इसी वजह से केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है। केमिस्ट्री सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द नेशनल इकोनॉमी एंड इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। देखो, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हों, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हों, फूड प्रोडक्ट्स हों,
बहुत सारी चीज़ें, मैंने बोला ना, आप अपने घर में नज़र ही घुमा के देख लो, इतने सारे केमिकल्स आपको अपने घर में दिखेंगे, आप कंज्यूम कर रहे हो, आप डेली यूज़ कर रहे हो, आप अप्लाई कर रहे हो, है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करता है नेशनल इकोनॉमी में भी। Now it enables large scale production of life saving drugs also, है ना, that includes cancer therapies, right, और बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो डिजीजेज होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनको ट्रीट करने के लिए भी वी हैव अ लॉट ऑफ केमिकल्स, वी लॉट ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस जिसके थ्रू हम ड्रग्स मेडिसिन क्रिएट करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नाउ इनोवेशंस इन केमिस्ट्री लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल्स विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। अब ह्यूमंस इतने ज़्यादा क्रिएटिव है ना कि वो नई नई चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, हम बड़ी नई नई चीज़ें डेवलप कर रहे हैं केमिस्ट्री को यूज़ करके, राइट। सो बहुत सारे ऐसे हैं जो सुपर कंडक्टिंग सेरेमिक्स के अंदर आते हैं, राइट, कंडक्टिंग पॉलीमर्स के अंदर आते हैं। तो हम नई नई चीज़ें बना रहे हैं जिनकी नई प्रॉपर्टीज़ हैं, जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है, जो अभी तक डेवलप नहीं हुई है, हमें वो सारी चीज़ें डेवलप करनी है। नाउ केमिस्ट्री सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस एसेंशियल गुड्स दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, ठीक है। जब हम न्यू चीज़ डेवलप करेंगे, अगर वो हमारे काम आएगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, जॉब का क्रिएशन भी होगा, एंड ओवरऑल हमारे लिए बेनिफिट ही है। इसी वजह से हम इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं, बिल्कुल। नाउ इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री इंक्लूड्स सिंथेसाइजिंग सेफर रेफ्रिजरेंट्स, है ना, to address ozone depletion through challenges like greenhouse gases and उसके मैनेजमेंट के लिए। देखो, अब सिर्फ और सिर्फ हम हमारे भले के लिए नहीं केमिस्ट्री यूज़ कर रहे हैं, हम इन्वायरमेंट के लिए भी केमिस्ट्री यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम सेफ़र रेफ्रिजरेटर्स बना रहे हैं जो कि ओजोन डिप्लीट करने वाले केमिकल्स ना रिलीज़ करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ग्रीन हाउस गैस को मैनेज कर सकें, कोई अल्टरनेट खोज सके जिसके थ्रू हमारा ग्रीन हाउस गैस जो है वो इमिशन कम हो, जो हमारी ओजोन लेयर है वो डिप्लीट ना हो। ना फ्यूचर केमिस्ट फेस इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस इन अंडरस्टैंडिंग बायोकेमिकल प्रोसेसेस, एंजाइम्स यूज इन केमिकल प्रोडक्शन एंड क्रिएटिंग न्यू मटेरियल्स। तो देखो, ये सारे के सारे तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। 2-3 और लाइन्स है, हम गो थ्रू कर लेते हैं। नाउ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया नीड्स टैलेंटेड केमिस्ट टू टैकल दीज चैलेंजेस। अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट स्टार्ट्स विद द नेचर ऑफ मैटर। हमें नेचर ऑफ मैटर समझना है, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम फोकस करेंगे नेचर ऑफ मैटर पे। हर एक चीज़ मैटर ही होती है, राइट। जो भी कोई एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है, आप उसको मैटर बोल के एड्रेस कर सकते हो। तो हमें पढ़ना है नेचर ऑफ मैटर। व्हाट इज द नेचर ऑफ मैटर? हम मैटर किसे कहेंगे? सो एनीथिंग विच हैज मास एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई स्पेसिफिक मास है, उसको हम बोलेंगे मैटर, ठीक है। इंपॉर्टेंस तो समझ ली हमने केमिस्ट्री की भी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता। अब कॉन्सेप्ट समझेंगे नेचर ऑफ मैटर। मैटर वो है जिसका कोई मास है, जो कोई पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बुक आपका मैटर है, ठीक है, पेंसिल आपकी मैटर है, वाटर मैटर है, एयर मैटर है, क्योंकि एयर में भी मास है, वो भी एक स्पेस ऑक्यूपाई तो कर ही रहा है ना, राइट। सो ये सारी चीज़ें मैटर हैं। अब आप जब कभी आपका किसी से झगड़ा लड़ाई हो गया, तो वो मैटर नहीं है, ऑफ कोर्स वो मैटर है। सो वो आपका स्पेस नहीं ऑक्यूपाई कर रहा, वो मास ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, है ना, उसमें मास नहीं है, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, तो हम उसको केमिस्ट्री के वे से मैटर नहीं बोलेंगे। आप वर्बल मैटर बोल सकते हैं, भाई इसके साथ मैटर हो गया, झगड़ा लड़ाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। बट केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज मास एंड विच हैव स्पेस इज मैटर। अब मैटर का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। हमें हर एक चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए इसको क्लासिफाई करने की आदत है, एंड विच इज़ वेरी गुड बाय द वे। कभी भी किसी चीज़ को हम समझने की अगर कोशिश करते हैं तो हम उसको सबसे पहले क्लासिफाई करते हैं। और यहाँ पे भी मैटर की डेफिनेशन तो पता लगी, वैसे मैटर तो समझ में आई गया, बट हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको क्लासिफाई कर लेंगे। अब क्लासिफाई कैसे करेंगे? क्लासिफाई हम करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज। अब ये दो चीज़ें ना प्रॉपर्टी हैं उसकी, किसी भी मैटर की बात करें तो। जैसे अगर मैं बात करूँ वाटर की,
ठीक है, तो उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है, उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है, राइट। अगर मैं बात करूं एयर की, तो एयर की भी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी जो कि डिफरेंट होंगी वाटर से, राइट। तो क्लासिफाई बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम करते हैं, यहाँ पे 2 क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। एक एक करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, दिस इज मैटर, एक माइंड मैप फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं। मैटर को हमने क्लासिफाई करा किसमें, मिक्सचर्स में और प्योर सब्सटेंसेस में। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें कुछ भी चीज मिक्स नहीं है, ठीक है। मिक्सचर्स नाम से ही समझ में आ रहा है, चीजें मिक्स हैं, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, ठीक है। सो प्योर सब्सटेंसेस को आप एलिमेंट्स में फर्दर क्लासिफाई करोगे और कंपाउंड्स में फर्दर क्लासिफाई करोगे, और इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, चाहे हम एलिमेंट्स की बात करें चाहे हम कंपाउंड्स की बात करें, कोई भी इसमें डिफरेंट चीजें मिक्स नहीं हो रही हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस में आप सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पे बात करोगे, चाहे वो एलिमेंट के लेवल पे हो चाहे वो कंपाउंड के लेवल पे हो। मिक्सचर्स की अगर हम बात करें तो देखो, जब हम घर में भी बना हुआ मिक्सचर खाते हैं, है ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स रहती हैं। उसमें आपकी मूंगफलियां भी रहेंगी, है ना। खाने वाले मिक्सचर की मैं बात करूँ, उसमें मूंगफलियां भी होंगी, उसमें दाल भी होगी, उसमें बेसन भी होगा, बेसन के डिफरेंट चीज़ें, अब मुझे नाम नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें होती है, पर पतली सेव भी होगी, मोटी सेव भी होगी, अ लॉट ऑफ थिंग्स, सब कुछ मिक्स कर कुरा के हमने उसको टेस्टी बना दिया, है ना। तो मिक्स करने का मतलब ही होता है अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर। तो यहाँ पे मिक्सचर्स को भी हम 2 चीज़ों में डिवाइड कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर तो है पर होमोजीनियस है। दूसरा होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर है बट हेटेरोजीनियस है। अब होमो हेटेरो जो वर्ड है बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है अपने नेचर को लेके। होमो का मतलब होता है सिमिलर, हेटेरो का मतलब होता है भाई डिफरेंट, ठीक है। सो यहाँ पे डिफरेंट चीजें मिक्स्ड है, यहाँ पे सिमिलर चीजें मिक्स है, बट है तो मिक्सचर ही, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट रहेंगे, कंपाउंड रहेंगे, और ये क्या है, मैटर का क्लासिफिकेशन है, ओके। अब हम फिजिकल क्लासिफिकेशन या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज पे, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने करी हुई है, राइट। मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 टाइप ऑफ फिजिकल स्टेट। मैटर 3 तरीकों से रह सकता है भाई। पहला तो है सॉलिड के फॉर्म में, दूसरा है लिक्विड के फॉर्म में, तीसरा है गैस के फॉर्म में। बचपन से सबसे इजी एग्जाम्पल हमने देखा है वाटर को, और वाटर इतना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है कि वो सॉलिड फेज में भी आप अपने घर में देख रहे हो, लिक्विड फेज में भी देख रहे हो और गैसियस फेज में भी देख रहे हो। कहीं लैब लूब जाने की जरूरत नहीं है। सॉलिड फेज में देखोगे आप, देखो आइस जमा सकते हो आप फ्रिज में। लिक्विड फेज में देखो आप कंज्यूम ही कर रहे हो लिक्विड फेज में वाटर को। और गैसेस, अगर आप उसे बॉईल करोगे तो जो वेपर्स बनेंगे वो गैसियस मॉलिक्यूल होंगे, वो गैसेस होंगे वाटर के, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल। सो फर्स्ट सॉलिड की अगर हम बात करें, तो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत क्लोज चिपके हुए रहते हैं, उनको स्पेस बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने आसपास वो बिल्कुल भी स्पेस छोड़ेंगे ही नहीं, ऐसे फैशन में मैनेज्ड रहते हैं कि उनकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती, इसलिए हम उन्हें कहते हैं सॉलिड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सम हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, ठीक है। डेफिनेट वॉल्यूम डेफिनेट शेप मोस्ट ऑफ द टाइम सॉलिड्स के होते हैं। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास में होते हैं, बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, इनके पास ज़्यादा स्पेस नहीं होता, इसी वजह से वो एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं और शेप भी ऑक्यूपाई करते हैं। नेक्स्ट वी हैव लिक्विड। अब देखो कंपेयर करोगे अगर सॉलिड से, तो सॉलिड से ज़्यादा स्पेस होता है, गैस से कम स्पेस होता है, ठीक है। इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट कैन मूव अराउंड। भाई वो मूव कर सकते हैं, है ना। इसी वजह से लिक्विड क्या होता है, फ्लो ही होता है, क्योंकि स्पेस होता है बट इतना भी स्पेस नहीं होता कि वो बिल्कुल गैस की कैटेगरी में चले जाए, और इतने पास भी नहीं होते कि वो सॉलिड की कैटेगरी में चले जाएं। तो वो इंटरमीडिएट वाले लेवल पे रहते हैं, इन फ्लो ही होते हैं, इनके बीच स्पेस होता है और ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। इसका शेप नहीं होता, आप इसको जैसे कंटेनर में डालोगे वैसे कंटेनर में कन्वर्ट हो जाता है। वॉल्यूम तो रहेगा 100% भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गैस की। गैस के जो पार्टिकल्स रहते हैं ना वो बड़े फ्री रहते हैं, उनको एक दूसरे से मतलब नहीं है, वो आराम से इधर उधर घूमते रहेंगे, है ना। अगर कंपेयर करो आप सॉलिड और लिक्विड से, द मूवमेंट इज रियली वेरी इजी एंड फास्ट। भाई बहुत ज़्यादा स्पेस है, मूव भी फास्ट कर लेंगे
और क्या रहेगा, इनका मूवमेंट ईजी भी रहेगा, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे नीदर हैव वॉल्यूम और डेफिनेट शेप। भाई अब इतना स्पेस है तो वॉल्यूम की भी क्या ज़रूरत है, वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई नहीं करेंगे और शेप भी नहीं करते, है ना। दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। बट ये अगर आप इतने बड़े कंटेनर में भी उसको डालोगे तो भी वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे, छोटे से कंटेनर में डालोगे तो उसमें भी वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो जितना स्पेस इनको मिलेगा वो सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इसी वजह से कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम भी नहीं रहेगी और शेप तो जानने दो, ठीक है। ये फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। यहाँ पे देखो सॉलिड में तो ये इनके पास स्पेस ही नहीं है, इनको तो बड़ी मुश्किल से चिपक के रहना पड़ रहा है। गैस में तो स्पेस की कोई कमी नहीं है भाई, गैस के पास स्पेस ही स्पेस है, वॉल्यूम का भी कोई लोड नहीं है। अब यहाँ पे देखो इनको वॉल्यूम का लोड है बट हाँ स्पेस है, काम चल जाता है लिक्विड्स के पास, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव केमिकल क्लासिफिकेशन। सो केमिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ मैटर, ठीक है। क्या कंपोजिशन है उस मैटर की, इट इज बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन डिवाइड इट इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस में भी क्या, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एंड मिक्सचर्स में क्या, होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है। सो अब समझेंगे हम प्योर सब्सटेंसेस को। प्योर सब्सटेंसेस नाम से ही समझ में आ रहा है भाई हम प्योरिटी की बात कर रहे हैं, कोई मिलावट नहीं है ना। सो प्योर सब्सटेंसेस में बी डिफाइंड एज अ सिंगल सब्सटेंस और मैटर विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। आप इनको सिंपल फिजिकल मेथड से अलग भी नहीं कर सकते और ये एक ही तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं, है ना। जैसे कि एलिमेंट्स, इसमें हमने दो चीजें देखी, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, एक जैसा ही पार्टिकल है। भाई देखो प्योर सब्सटेंस की हम बात करें ना, तो प्योरिटी की हम बात कर रहे हैं तो एक ही जैसे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। दीज पार्टिकल्स में बी एटम्स, अब वो एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। आपके एलिमेंट के अंदर सिमिलर टाइप ऑफ एटम, सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स। हम इनको एलिमेंट्स बोलेंगे। सोडियम एक एलिमेंट है, कॉपर एक एलिमेंट है, सिल्वर एक एलिमेंट है। दे ऑल कंटेन एटम्स ऑफ वन टाइप, ये सारे के सारे एक ही तरीके के एटम्स कंटेन करेंगे। सोडियम है तो सोडियम सोडियम सोडियम, कॉपर है तो कॉपर कॉपर कॉपर, सोडियम कॉपर मिक्स नहीं होंगे साथ में। Now however atoms of different elements are different, they contain different nature, ठीक है। atoms of different elements are different in nature, जो different elements हैं उनका nature भी different होगा ना। some elements such as sodium or copper contain single atom that held together as their constituent particles, whereas in some others two or more atoms combine to give molecule of the particular element. Thus hydrogen, nitrogen and oxygen gases consist of molecules in which two atoms combine to give respective molecules of the element. अब अगर हम बात करें अगर मैं H2 की बात करूं तो यहाँ पे कितने एटम्स हैं, कितने सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। अगर मैं H2O की बात करूं तो ये दो चीज़ें कंबाइन हो गई, H2 इज डिफरेंट एंड H2O इज डिफरेंट। इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएगी, इनका नेचर भी डिफरेंट हो जाएगा, है ना। वही सेम चीज़ यहाँ पे हम कह रहे हैं, वही सेम चीज़ बोली जा रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कंपाउंड की, इट मे बी डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर, ठीक है। अब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स प्योर रहेंगे, प्योर फॉर्म में रहेंगे, मिक्सचर नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये जो प्योर एलिमेंट्स हैं ये दो या दो से ज़्यादा हैं, ठीक है। इसी वजह से हम इसको कंपाउंड कहते हैं। इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट एंड कैन बी डिकम्पोज्ड into these elements by suitable chemical methods। ये क्या कर सकते हैं, suitable chemical method से अपने respective एलिमेंट्स में क्या हो सकते हैं, डिवाइड भी हो सकते हैं और ये क्या कर सकते हैं, इकट्ठे होके एक कंपाउंड भी क्रिएट कर सकते हैं। नाउ मोर ओवर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। यस,
कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से जब ये कंपाउंड क्रिएट करते हैं, मतलब लेट्स से अगर मैं H2O की बात करूं तो ये कंपाउंड ऑक्सीजन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, हाइड्रोजन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, बट ये साथ में अगर कंबाइन हो रहे हैं तो ये क्या करेंगे, न्यू प्रॉपर्टी जनरेट करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डिफरेंट होंगे, है ना कंपाउंड हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अब इसको फर्दर हमने क्लासिफाई कर दिया 2 और टाइप्स में। कौन कौन सा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, नाउ दीज कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज सच एज रॉक्स और मिनरल्स, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, मार्बल, जिप्सम, वॉशिंग सोडा एक्सेट्रा, ये आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेसिकली इनका जो सोर्स है वो कैसा सोर्स होता है, वो लिविंग सोर्स होता है। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन फाउंड टू कंटेन कार्बन एज देयर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर ये डिराइव करा जा रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर आ रहा है, तो कार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट होने वाला है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि प्रोटीन, ऑयल, फैट्स एक्सेट्रा। ठीक है, धीरे धीरे जब आप केमिस्ट्री और पढ़ोगे तो इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में और समझ में आने लगेगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस की बात हमने कर ली, अब हम बात करेंगे मिक्सचर्स की। ठीक है, इसमें कुछ भी मिक्स रहेगा। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। अब यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट का जो मिक्सचर है उसे हम कहते हैं क्या, डिफरेंट कंपाउंड्स का जो मिक्सचर होता है उसको मिक्सचर कहेंगे, है ना। अलग अलग 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर मिक्स हो रहे हैं तो उसको हम कहते हैं मिक्सचर। They are not chemically combined together and may also be present in any proportion. ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोई strict chemical combination को ये follow करें, किसी भी proportion में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, a few example of mixture is milk, sea water, petrol, lime water, paint, glass, cement, wood, etc. ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे मिक्सचर्स हैं। नाउ मिक्सचर्स को भी हमने होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में क्या करा था, डिवाइड करा था, तो वो देख लेते हैं। मिक्सचर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से भाई, होमोजीनियस, होमो का मतलब होता है सिमिलर। अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये क्या होने चाहिए, ये यूनिफॉर्म होने चाहिए थ्रू आउट। जब ये थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहेंगे तो हम इसे कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल sugar solution. For example, sugar solution in water has the same sugar water composition throughout and all proportion have the same sweetness. ठीक है, शिकंजी की बात नहीं कर रही हूँ मैं। Next, heterogeneous. Now a mixture is said to be heterogeneous if it does not have uniform composition throughout and have visible boundaries of separation between various constituents. The different constituents of a heterogeneous mixture can be even seen with naked eye. ठीक है, heterogeneous mixture की बात करें तो आप इसको visibly भी देख सकते हो। For example, when iron fillings and sulfur powder are mixed together, the mixture formed is heterogeneous. It has grayish yellowish appearance and it just expresses 2 constituents, iron, sulfur, can be easily identified with the naked eye. ठीक है, सो इसे हम कहेंगे हेटेरोजीनियस। जब अलग अलग प्रोपोर्शंस या फिर यूनिफॉर्म ना हो इनका कंपोजिशन तो हम इसे क्या कहते हैं, हेटेरोजीनियस। ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड्स, होल्ड ऑन, Now, in a compound, 2 and more elements are combined chemically. ठीक है, mixtures क्या है, 2 and more elements or compounds are simply mixed and not combined chemically. Fine. In a compound, the elements are present in fixed ratio by mass. Very important. This ratio cannot be changed. Now, in a mixture, the constituents are not present in a fixed ratio. It can vary. बदलते रह सकता है. Compounds are always homogeneous. They have some composition. They have same composition throughout. Mixtures can be either homogeneous or heterogeneous.
इन अ कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूएंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। आप इनको फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते, बट यहाँ पे आप इनको फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हो। इन अ कंपाउंड द कॉन्स्टिट्यूएंट लूजेस देयर आइडेंटिटीज। कंपाउंड डज नॉट शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, बट यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूएंट डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटीज। मिक्सचर शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन इट। ठीक है, सो डिफरेंस भी हमें पता लग गया कंपाउंड एंड मिक्सचर्स में। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो देखी, लेकिन उनका मेजरमेंट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मेजरमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। नाउ एवरी सब्सटेंस हैज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। जब आप फोरेंसिक्स भी पढ़ोगे ना तो आपको एक लॉ देखने को मिलता है। एक सेकेंड, आप एक लॉ पढ़ते हो फोरेंसिक्स में जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी। अब ये लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी क्या बोलता है पता है? वो सारी चीज़ें जो भगवान ने बनाई हैं वो भी यूनिक है, वो सारी की सारी चीज़ें जो ह्यूमंस ने बनाई हैं वो भी यूनिक है। तो ये फॉलो करता है हमारे लॉ ऑफ यूनिकनेस या फिर लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी को। लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है हर एक चीज़ में कोई ना कोई छोटे मोटे फीचर्स ही ज़रूर होते हैं जिसके थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, एवरी सब्सटेंस has unique and characteristic properties. These properties can be classified into two categories: physical properties, chemical properties. Physical properties के अंदर क्या क्या आ जाएंगे? कलर आ जाएगा, odor आ जाएगा, melting point, boiling point, density etc. Chemical properties में जब आप composition पे फोकस करोगे, जब आप combustibility पे फोकस करोगे, जब आप reactivity देखोगे, चाहे वो acids के साथ हो, base के साथ हो या कोई भी particular chemical के साथ हो, तो आप उसको chemical properties बोलोगे। नाउ यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, अगर आपको मेजरमेंट करनी है तो कोई यूनिट चाहिए ना, है ना, आपको एक लेवल, आपको लेवल बताने के लिए यूनिट तो चाहिए ही चाहिए होता है। सो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स की अगर हम बात करें तो वी हैव फंडामेंटल यूनिट्स एंड वी हैव एसआई सिस्टम। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? नाउ दीज क्वांटिटीज मास, लेंथ, time are called fundamental quantities and their units are known as fundamental units। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हीरो लोग हैं ये, हीरो लोग। ठीक है, कौन कौन से? मास, लेंथ, टाइम। ठीक है, इनकी यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। नाउ दीज आर सेवन, देयर आर सेवन, दीज आर बोल दिया मैंने। नाउ देयर आर सेवन बेसिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स फॉर द क्वांटिटीज, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट along with luminous intensity. Okay, next we have SI system of unit. Now this system is the measurement of most common system which is employed throughout the world. Basically ये एक तरीका का यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है जिससे कि किसी भी तरीके की कंफ्यूजन किसी को भी ना हो पूरी की पूरी दुनिया में, है ना। अलग अलग जगह डायलेक्ट अलग हो जाता है, लैंग्वेज अलग हो जाती है, बोलने चलने का तरीका अलग हो जाता है, चीज़ों को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग हो जाता है। इसी वजह से हमें एक यूनिवर्सल सिस्टम की ज़रूरत होती है और उस यूनिवर्सल सिस्टम से बेनिफिट ये मिलता है कि सभी को चीज़ें समझ में आ जाती है जब आप यूनिवर्सल लैंग्वेज में बात करते हो तो। ठीक है, इट हैज़ गिवन यूनिट्स फॉर ऑल 7 बेसिक क्वांटिटीज विच इज़ लिस्टेड इन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ये सारे के सारे लिस्टेड क्वांटिटीज हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि लेंथ। अब आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, लेंथ सिंबल ये है, एसआई सिस्टम मीटर है, इसका सिंबल एम है। देन वी हैव मास, मास इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, एसआई सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यूनिट इज किलोग्राम एंड केजी करके हम इसको डिनोट करते हैं। देन वी हैव टाइम, टी, सेकेंड इज एसआई यूनिट, स्मॉल एस, हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट आई, एम्पियर एसआई यूनिट, कैपिटल ए इज सिंबल। थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, कैपिटल टी, केल्विन एंड के इज द सिंबल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, मोल हम इसे कहते हैं, एंड MOL इज द सिंबल। देन वी हैव ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सो हम इसको कैपिटल आई स्मॉल v से डिनोट करते हैं। कैंडेला इज द नेम ऑफ SI यूनिट एंड CD इज द सिंबल।
ठीक है, ओके। इसके बाद आते हैं डेफिनेशंस ऑफ बेसिक एसआई यूनिट। एक बार गो थ्रू कर लेना है आपको ये, ओके। यहाँ से कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट मीटर आपका एसआई यूनिट है, किलोग्राम आपका एसआई यूनिट है। हाँ, ये हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एसआई यूनिट्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ एसआई यूनिट्स दे देंगे, किसी में गलत कॉम्बिनेशन, किसी में सही कॉम्बिनेशन, इस तरीके के क्वेश्चन। बट आपको याद रखना है कि मीटर जो है वो एसआई यूनिट की कैटेगरी में फॉल करता है या नहीं करता। लेट्स से किलोग्राम एसआई यूनिट है, सेकेंड एसआई यूनिट है, केल्विन एसआई यूनिट है, ठीक है। एम्पियर एसआई यूनिट है, कैंडेला एंड मोल, जो कि अभी हम जिसने सारा कुछ हमने टेबल के फॉर्म में देखा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मास एंड वेट। सो मास एंड वेट हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। स्ट्रेस लेने की 1% भी ज़रूरत नहीं है। एनएफएस यूएनएफएडी का एग्जाम बहुत अमेजिंग जाने वाला है, बस क्लासेस अच्छे से फॉलो करनी है, नोट्स अच्छे से फॉलो करने अपने, रिवीजन भी उन्हीं नोट्स से हम करेंगे मस्त, और फिर टॉपिक वाइज एमसीक्यू मॉक टेस्ट देने के बाद तो फिर स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ केमिस्ट्री, जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें हम पढ़ेंगे मास एंड वेट। मास एंड वेट के बाद वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, इसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ये देखो, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ना, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जब आप फॉरेंसिक्स ज्वाइन कर लोगे ना, तो बहुत सारे डिफरेंट एविडेंसेस को आप इन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्या करते हो, एनालाइज करते हो। इस वजह से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। मास वेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉरेंसिक में हम छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, इस वजह से ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। मैं आपको इवन फॉरेंसिक्स इनकॉर्पोरेट करके केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि जब कल को आप फॉरेंसिक्स में एंटर करोगे तो कितना मजा आने वाला है, ठीक है। सो यस एवरीवन, इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स अलॉन्ग विथ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, एंड देन फिर नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। Okay, if you have any question, query or doubt, text me. We will discuss it there. और अगर बहुत सारे confusions हो जाते हैं आप सभी को, तो I will conduct a live session for that. Okay, see you guys in the next video, in the next class. Till then, take care. Bye bye.